कुछ ऐसे सवाल जो अक्सर आपके बीच में चर्चा हुई हो, कोई ऐसे सवाल जो स्कूल में खड़े किए हों और टीचर निरुत्तर हों उसके बारे में? जैसे मान लीजिए ओशो स्कूल गए, पहले ही दिन की घटना बता दें, है ना? तो बिना टोपी के गए, जबकि उस समय नियम ये था कि स्कूल में जो भी आएगा बच्चा, टीचर, सबको गांधी टोपी, सफ़ेद रंग की खादी की टोपी लगाना अनिवार्य है। अच्छा। वो है ना, वो अनुशासन का हिस्सा था उस ज़माने में। ओशो ने कहा, "मैं टोपी नहीं लगाऊँगा।" तो टीचर ने कहा, "कैसे नहीं लगाओगे? वो तो ज़रूरी है लगाना।" है ना? वो पकड़ के प्रिंसिपल के पास ले गए। ओशो ने कहा कि, "मैं यहाँ स्कूल इसलिए आया हूँ ताकि विद्या अर्जन कर सकूं, शिक्षित हो सकूं, है ना, भाषा सीखूं, गणित सीखूं और जो जो विषय आप सिखाते हैं वो सीखूं। क्या टोपी लगाने से सीखने में मदद मिलेगी?" अब एक ही विचित्र सवाल उठाया, आज तक किसी ने नहीं उठाया था। क्या इससे मेरे सीखने की क्षमता बढ़ेगी, मेरी स्मृति बढ़ेगी, मेरी तर्क क्षमता बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी? मैं तो बुद्धि बढ़ाने के लिए आया हूँ स्कूल, और ऐसा तो मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि मेरे शिक्षक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके, मुझे पकड़ के आपके पास ले आए कि चलो प्रिंसिपल के पास। इनके पास भी उत्तर नहीं है, मतलब इनके पास इतनी भी बुद्धि नहीं है कि ये सिद्ध कर सकें कि टोपी लगाने से बुद्धि बढ़ती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब सालों साल से टोपी लगा रहे हैं, इनकी बुद्धि बढ़ी है। मैं अपने दिमाग को खुला रखना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि हमारे देशों में जितने हंसी मजाक चुटकुले चलते हैं सिखों के, और वो कस के अपने सिर को बांधे रहते हैं, तो मुझे थोड़ा खतरा लगता है अच्छा। कहीं बुद्धि के सिर के विकास में बाधा ना पड़ जाए, सिर के ऊपर वजन। अब प्रिंसिपल बेचारा क्या उत्तर देता? उसने कहा कि अगर टोपी नहीं लगाओगे तुमको सजा मिलेगी, क्लास के अंदर नहीं जा सकते। उसने कहा कोई बात नहीं, सजा के लिए मैं तैयार हूँ। तो ओशो क्लास के बाहर खड़े रहते थे, खिड़की में से ही देखते थे अंदर क्या चल रहा है 2 महीने के शुरुआती 2 महीने। शुरुआत के 2 महीने बाद वो प्रिंसिपल खुद ही आया, उसने कहा कि जाओ भीतर बैठो, क्योंकि उसने देखा इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ये मानेगा नहीं, है ना। अब जैसे ओशो को स्वीकार कर लिया गया बिना टोपी के, फिर ओशो ने अन्य बच्चों से कहा कि तुम लोग क्यों पालन करते हो नियम का? फिर स्कूल में विद्रोह हो गया। जब एक को आपने इजाजत दे दी, तब दूसरों को कैसे लाद सकते हो? और ओशो ने लोगों को कहा कि क्यों लगा रहे, तुमको शौक है लगाने का तो लगाओ, लेकिन ऊपर से आदेश है इसलिए लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ओशो की जो विलक्षणता थी, जो क्रांतिकारी सोच थी, वो स्कूल में खूब अच्छे से प्रकट होने लगी। दूसरी उनकी एक और विलक्षणता वो ये थी कि पढ़ने का शौक। भले क्लास में वो नहीं पढ़ते थे वहां तो टीचर को तंग करते थे, लेकिन पढ़ने का उनको बहुत शौक था। वहाँ की जो सार्वजनिक लाइब्रेरी है, उसमें उन्होंने कार्ड बनवाया। अब वहाँ लाइब्रेरी का नियम था कि एक कार्ड पर केवल 2 किताबें एक व्यक्ति को इश्यू कर सकते हैं। ओशो को कहाँ काम चलना वाला 2 किताबों में, इन्होंने 3 कार्ड बनवाए, एक छोटे भाई विजय के नाम से और एक चाचा जी शिखर चंद जी के नाम से। तो आज भी वो कार्ड वहाँ पे सुरक्षित हैं। अच्छा। है ना, 3 कार्ड हैं, नाम ऊपर अलग अलग है, दस्तखत सब में रजनीश ही है। अच्छा। जो 2-2 किताबें यानी 6 किताब रोज इशू करा के ले जाते हैं। तो पुस्तकालय वाला भी हैरान होता था, 6 किताब कैसे पढ़ोगे तुम? ओशो की पढ़ने की स्पीड जादुई थी। जैसे अपन विवेकानंद के बारे में सुनते हैं ना, कि बस जैसे पेज पलटे हैं, वो बस उनको सब पता हो गया किताब में क्या है। कहा जाता है कि ओशो ने अपने जीवन काल में 1.5 लाख किताबें पढ़ी। जी। क्या सच है? जी बिल्कुल सच है और क्योंकि जब तक मैट्रिक तक वो गाडरवाना में रहे, तो वो इतनी किताबें खरीदते, इतनी किताबें खरीदते, नानी से उनको पैसा मिल जाता था किताब खरीदने का छूट थी उनको जितनी भी किताबें खरीदनी हो। पिताजी ने एक स्पेशल कमरा बनवाया कि इतनी किताबें रखें कहाँ, उस कमरे में केवल अलमारी ही अलमारी है सारी दीवारों पे, ताकि वो अपनी किताबें रख सकें। फिर जब ओशो वहाँ से मैट्रिक पास होकर पढ़ने के लिए शहर गए, तो वो सारी किताबें वो डोनेट कर गए कहाँ सार्वजनिक लाइब्रेरी में। उनमें से बहुत सी किताबें अभी भी सुरक्षित हैं, जिनमें ओशो के दस्तखत हैं और तारीख डली हुई। ओशो की आदत थी दस्तखत करके तारीख भी जरूर डालते थे जब उन्होंने पढ़ी। अब यहाँ से उनकी प्रतिभा नजर आनी शुरू होती है। प्राइमरी स्कूल में प्लेग्राउंड में शाम को बैठते थे वो, और साथ में कुछ मित्र उनके बच्चे बैठ जाएं, उनको बताते थे कि आज उन्होंने किताब में क्या क्या पढ़ा।
अच्छा। उसमें कौन सी चीज़ उनको अच्छी लगी, रोचक, उसका सार बताएँगे। मतलब प्रवचन देना वहीं से शुरू हो गया था। समराइज़ करते। समराइज़ करना, उसकी समीक्षा करना और आलोचना भी। अगर कोई बात उनको पसंद नहीं आई किसी लेखक की, तो वो भी बताएँगे कि ये बात उसने गलत लिखी है। और वो किताब में अंडरलाइन भी करते थे, जहाँ उनको कोई चीज़ अच्छी लगी वो भी, जो नहीं लगी उस पे भी निशान लगाते थे वो, अच्छा। कि ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हुँ। तो उतनी छोटी उम्र में उन किताबों की आलोचना करना जिनको बड़े-बड़े उम्र वाले पढ़ते हैं, है ना? जब वो मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में थे, उस समय उन्होंने फ़िलॉसफ़ी की, अर्थशास्त्र की, राजनीति शास्त्र की, धर्मशास्त्रों की, क्या-क्या कितनी किताबें पढ़नी, हैरानी होती है। वो लिस्ट देख के अपने को हैरानी लगती है कि खेलने-कूदने की उम्र है ये। ये कहाँ-कहाँ की किताबें उन्होंने पढ़ ली। और पढ़ ही नहीं ली, अपना कमेंट भी हुँ। उस उसकी पे कर विवेचना रहे हैं, भी। उसकी समालोचना कर रहे हैं। जो अच्छी हुँ। बात लगी वो एप्रिशिएट कर रहे हैं, जो बात अच्छी नहीं लगी उसको कह रहे हैं कि ये वाली बात ठीक नहीं, और उसका रिप्लेसमेंट क्या होना चाहिए वो भी बता रहे हैं हुँ। कि ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। उस समय उसको नोट्स भी बनाते थे, डायरी लिखते थे, और यूजुअली उनके नोट्स में 1-1 लाइन, 2-2 लाइन की स्टेटमेंट होती थी, हुँ। लंबी बात नहीं होती थी। प्राइमरी स्कूल में ही उनको मैगज़ीन निकालने का शौक था। तो उस समय की मैगज़ीन वो हस्तलिखित ही होती थी। हुँ। उस समय साइक्लो स्टाइल एक मशीन आती थी, आजकल तो शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। बिल्कुल। तो साइक्लो स्टाइल करके उसकी कॉपी बन जाती थी, हैंड रिटन, है ना? अच्छा। तो वो उस बचपन में ही मैगज़ीन, उसमें आर्टिकल्स, कहानी और धर्म के संबंध में भी उसमें कुछ ना कुछ होता था। बच्चों वाली चीज़ें तो होती थी, लेकिन अध्यात्म संबंधी भी उसमें कोई बात होती थी। उतनी छोटी उम्र में बड़ी हैरानी की बात होती है ना? वो अभी भी कुछ कॉपियाँ उसकी सुरक्षित हैं। एक पत्रिका का नाम था प्रयास, एक पत्रिका का नाम था मुकुल। अच्छा। उस छोटी उम्र में उन्होंने जो निकाली हैं, तो वहाँ से उनकी विलक्षण प्रतिभा प्रकट होनी शुरू हुई। फिर दूसरी चीज़ समझ में आई कि उनके भीतर अदम्य साहस है। डर जैसी कोई चीज़ उनके अंदर है ही नहीं। उदाहरण सहित बताइए कैसा साहस? उदाहरण के लिए, रात को शमशान घाट में जाके बैठना, वहाँ ध्यान कर रहे हैं। शमशान घाट में कौन बच्चा जाने तैयार होता है? किस उम्र में? बहुत छोटी उम्र में। अच्छा। हाँ, उनके संगी साथी आके बताते, तो घर वालों को कि वहाँ थे। अच्छा। है ना? वहाँ गए थे, रात को वहाँ चुपचाप बैठे रहते हैं। क्या अब ध्यान शब्द तो हम लोग नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता था क्या, वहाँ जाके चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर नदी में जब बाढ़ आती थी उस समय विशेष रूप से उसका पार्ट ही लगभग 1 किलोमीटर चौड़ा हो जाता होगा। मतलब इस पार से उस पार जाना, यू हैव टू स्विम 1 किलोमीटर। उस नदी को तैरना, जिसमें अब मरे कि तब मरे वाली हालत में, है ना? और कई बार वैसी स्थिति हो गई, है ना? एक बार करीब-करीब बेहोश हालत में ही दूसरे पार पहुँचे। कैसे पहुँचे उस पार, कैसे लगे भगवान जाने, बीच में कहीं डुबकी लग गई थी, लेकिन बच गए किसी प्रकार से। तो इस प्रकार की चीज़ों में उनकी रुचि थी, खतरनाक चीज़ों में, है ना? जिनमें सामान्यतः हमें डर लगता है। तो यह बात क्लियर हो गई कि इनको किसी चीज़ का डर नहीं है, निर्भय। जैसे अपनी आत्मा की अमरता को वो जानते ही हैं, तो डर किस बात का? और शरीर तो एक दिन मिटना ही है, उसका भी डर उनको नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि खूब बचपन से उनकी तर्क क्षमता, उनका साहस, उनकी हिम्मत, निर्भयता, आर्गुमेंटेटिवनेस, हुँ। कि अध्ययन, मनन, चिंतन, उस पे फिर अपनी समीक्षा करना, इसके लिए बहुत हाई आईक्यू लेवल चाहिए। इसके साथ-साथ एक और चीज़ दिखाई देती है कि आर्गुमेंट करने में तो ऐसा लगेगा कि बड़े वादी-विवादी हैं, पर जहाँ तक हृदय का सवाल है, वो अत्यंत प्रेमी मित्र हैं।